23 नवंबर 2024 तकरीबन 12:30 की बात है। सीसीटीवी में दिख रहे ये कपल्स बेंगलुरु के इंदिरापुरम इलाके में स्थित 3 स्टार होटल में घुसते हुए दिख रहे हैं। यहाँ साफ दिख रहा है सफेद कलर केप में लड़का एक लड़की के साथ रिसेप्शन पर चेक इन कर रहा है। वैसे तो यह सीसीटीवी फुटेज की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन यह बहुत एक्सक्लूसिव फुटेज है जो मैंने अपने ऑडियंस के लिए कहीं से फाइंड किया है। यहाँ पर इस सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि यह लड़की काफी सुंदर है और खुश है। उसके साथ जो यह लड़का है वह इस लड़की को वहां पर मौजूद सोफे पर बैठ जाने के लिए कहता है और लड़की वैसे ही करती है, सोफे पर बैठ जाती है। इधर लड़का रिसेप्शन पर मौजूद रिसेप्शनिस्ट को अपने मोबाइल से पेमेंट करता है और पीछे लड़की अपने मोबाइल में शायद किसी से चैटिंग करने में बिजी हो जाती है। जो आगे खुलासा हुआ, इन कपल्स को होटल द्वारा फर्स्ट फ्लोर पर एक कमरा अलॉट कर दिया जाता है। फिर दोनों उस कमरे की तरफ जाने लगते हैं। दोनों के हाथ में कोई भारी लगेज नहीं था, उसके पास केवल हैंड बैग्स ही थे। कमरा केवल उसी दिन के लिए यानी 24 नवंबर के लिए ही बुक हुआ था, लेकिन अगले दिन यानी 25 नवंबर को वह लड़का रिसेप्शन पर कॉल करके बोलता है कि कमरे की बुकिंग को एक दिन और एक्सटेंड कर दीजिए। फिर वह कपल्स 25 नवंबर को भी उसी होटल में रुके रहते हैं। 26 नवंबर को जब चेकआउट का टाइम आया तो उस समय एक बार फिर रिसेप्शन पर कॉल आता है कि मुझे 26 नवंबर का भी एक्सटेंशन चाहिए और लड़का नीचे आकर पेमेंट भी करता है। यहाँ तक तो होटल वालों को कोई भी बात सरप्राइजिंग नहीं लगा, क्योंकि आमतौर पर होटल में ऐसा होता रहता है कि कोई व्यक्ति किसी काम से रुका हुआ है तो उसे हो सकता है 2-4 दिन और एक्स्ट्रा रुकना पड़े, और लोग रुकते भी है। तो यह कपल्स भी एक एक करके 3 दिन तक अपने कमरे की बुकिंग को एक्सटेंशन करवाकर 3 दिनों तक स्टे किए। यहाँ पर सबसे सरप्राइजिंग बात यह थी कि इन दोनों ने उस होटल से ना तो कोई खाना ऑर्डर किया और ना ही कोई दूसरा रूम सर्विस लिया, जैसे कि झाड़ू पोछा, पानी, चाय या फिर ऐसा कुछ भी। 26 नवंबर को चेकआउट करने का टाइम आया तो यह लड़का सीसीटीवी कैमरे में अकेला जाता हुआ दिख रहा है, यानी वह तो बाहर जाता हुआ दिख रहा है लेकिन लड़की उसके साथ मिसिंग है। यह सीसीटीवी फुटेज काफी एक्सक्लूसिव है जो मैंने कहीं से फाइंड आउट करवाया है। खैर, उसके बाहर जाने पर किसी होटल स्टाफ ने ज्यादा कुछ गौर नहीं किया, क्योंकि वह आए भी थे हैंड बैग्स के साथ लेकिन जा रहा था बिना किसी हैंड बैग का। तो होटल स्टाफ को लगा कि यह फिर वापस आएगा, हो सकता है किसी कैब या ऑटो को बुलाने के लिए जा रहा हो। लेकिन होटल के रिसेप्शनिस्ट को पता था कि आज इन दोनों का चेकआउट डेट है, क्योंकि उनकी एक्सटेंशन 26 नवंबर को समाप्त हो गई थी और तकरीबन 12:30 पर कमरे को खाली करने के लिए रिसेप्शनिस्ट द्वारा उस कमरे में मौजूद लैंडलाइन फोन पर कॉल किया गया। फोन की घंटी बजती रही लेकिन उस रूम से कोई रिस्पांस नहीं आया। तभी एक स्टाफ ने रिसेप्शनिस्ट को बताया कि उस कमरे के भैया तो बाहर गए हुए हैं, हो सकता है वे कैब बुक करके होटल से निकलेंगे। लेकिन तकरीबन 3 घंटे बीत गए और वह शख्स वापस नहीं आया, और इधर रिसेप्शनिस्ट 1-2 बार पहले भी कॉल कर चुकी थी और कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। फिर मास्टर की लेकर एक स्टाफ होटल के उस कमरे में पहुंचता है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उस समय वह कमरा अंदर से लॉक नहीं था। होटल स्टाफ जैसे ही दरवाजे को पुश करके खोलता है तो उस कमरे से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। आगे बढ़कर बेड के करीब पहुंचता है तो देखता है उस लड़के के साथ जो लड़की आई थी, उसके कपड़े खून से लथपथ और उसका शव पड़ा हुआ है। देखने के बाद होटल स्टाफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। स्टाफ रिसेप्शनिस्ट को बताया गया और बाकी स्टाफ में भी इसे लेकर सनसनी फैल गई। देखते ही देखते वहां पुलिस की टीम, मीडिया की टीम पहुंचने लगी और वह 3 स्टार होटल क्राइम सीन में तब्दील हो गया। उस कमरे में इतना ज्यादा बदबू आ रही थी, कोई भी उस शव को देखकर यह कह सकता था कि यह मर्डर 27 नवंबर को नहीं बल्कि काफी पहले ही हो चुका था। तुरंत इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। उस कमरे से एक मोबाइल फोन और कुछ नायलॉन की रस्सी मिली। इस नायलॉन की रस्सी का क्या रहस्य था वो भी आगे पता चलेगा।
इन दोनों की आईडी कार्ड के फोटोकॉपी से पुलिस ने पता लगाया कि जो लड़की रुकी हुई थी उसका नाम माया गोगोई था, जो असम की रहने वाली थी, जबकि लड़के का नाम आरव था और वह केरल का रहने वाला था। सीसीटीवी में दिख रही हंसती और खुश रहने वाली लड़की को यह पता नहीं था कि इस होटल से बाहर वो जिंदा नहीं निकलेगी। सीसीटीवी में दिख रहे इस क्लिप को ज्यादा लाइक्स दीजिए, क्योंकि यही वो क्लिप है जिसमें लड़की अंतिम बार जिंदा दिखी। अब उसे क्यों मारा, कहानी कहां से शुरू हुई, यह जानना और लोगों तक पहुंचाना हमारा जिम्मेदारी है। वेलकम टू जी फैक्ट्स, यू आर वॉचिंग द केस ऑफ माया गोगोई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस डॉक्यूमेंट्री के अंत में एक इम्पोर्टेंट मैसेज है जो सब तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। माया गोगोई असम की रहने वाली लड़की थी, लेकिन यहाँ बेंगलुरु में उसके एक कजिन बहन ने जॉब दिला देने की बात करके बुलाया था। तो यहाँ आने के बाद माया बेंगलुरु में अपनी बहन और एक कजिन के साथ किराए के अपार्टमेंट में रहती थी। माया गोगोई सोशल मीडिया के लिए वीडियो कंटेंट बनाती थी और फिर उसकी जॉब एक एजुकेशन कंसल्टेंसी फर्म में लग जाती है और वहां वह काम करने लगती थी, लेकिन साथ में वह फैशन ब्लॉगिंग भी करती थी और उसका एक यूट्यूब चैनल भी था जिस पर वो फैशन, कॉस्मेटिक्स वगैरह का वीडियोस डाला करती थी। आप इसके कुछ क्लिप्स देखिए जो इसने अपने चैनल पर डाले हैं। खैर, पुलिस उधर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी माया के मोबाइल को। पुलिस ने सर्च किया तो देखा कि उसकी मोबाइल की अंतिम एक्टिविटी 24 नवंबर तक ही थी, यानी कि जिस दिन यह दोनों उस होटल में एंट्री लिए थे उस दिन की ही लास्ट एक्टिविटी उसके मोबाइल में दिख रही थी। इससे पुलिस को साफ शक हो गया कि 24 नवंबर को ही इसके साथ कुछ घटना घटी। अब आरव उसका बॉयफ्रेंड मिसिंग था, तो आरव की तलाश के लिए पुलिस की टीम जुट जाती है। आरव के कॉल डेटा रिकॉर्ड्स निकाले गए और उसका मोबाइल नंबर साइबर क्राइम द्वारा सर्विलांस पर ट्रैकिंग के लिए लगा दिया गया। होटल के सीसीटीवी से आप खुद देख सकते हैं कि आरव 26 नवंबर यानी अपने कमरे की बुकिंग के 3 दिन बाद की सुबह 8:19 पर बिना कोई बैग लिए होटल से निकला था, लेकिन उसके बाद वो कहां गया इसका खुलासा सीडीआर से हुआ। पुलिस को पता चला कि होटल से निकलने के बाद उसने मोबाइल ऐप से एक कैब रेलवे स्टेशन के लिए बुक की थी, मगर उसके फौरन बाद आरव ने फोन स्विच ऑफ कर लिया था। उस कैब ड्राइवर से पुलिस को पता चला कि वह मैजेस्टिक रेलवे स्टेशन पर उतरा था। आरव का मोबाइल फोन बीच बीच में ऑन हो रहा था, शायद ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, और फिर स्विच ऑफ हो रहा था। यह सारी बातें पता लग गई थी जो कि पुलिस के लिए बेनिफिशियली था। बेंगलुरु से निकलने के बाद आरव की लोकेशन नॉर्थ कर्नाटका के रायचूर में दिख रही थी, इसलिए डीसीपी ईस्ट डी देवराज ने 3 टीमें बनाई, जिसमें से एक टीम को आरव के घर केरला भेजा गया जहां उसके ग्रैंडफादर रहते थे जो आर्मी से रिटायर्ड थे। दूसरी टीम को रायचूर जहां आरव की लास्ट लोकेशन मिली थी, और तीसरी टीम टेक्निकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही थी। इन सब के बीच लड़की यानी माया का भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया था जो बेहद शॉकिंग था। माया के कंधे और सर पर गहरी चोट आई थी, वहीं उसके चेस्ट पर किचन नाइफ से करीब 10 से ज्यादा वार किए गए थे और उनमें से एक वार इतना गहरा था जो माया की मौत की वजह बना। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग माया की डेथ 24 नवंबर को ही हो गई थी, यानी जिस दिन उसने आरव के साथ उस सर्विस अपार्टमेंट में चेक इन किया था उसके अगले ही दिन। अब ऐसे में आरव ही प्राइम सस्पेक्ट था, लेकिन उसको पकड़ पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो एक जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रुक रहा था और ट्रेवल करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहा था ताकि पुलिस को उसका रूट ट्रेस होने पाए। तो आरव नॉर्थ कर्नाटका से वो सीधा मध्य प्रदेश और फिर उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुकते हुए फाइनली वाराणसी पहुंचा, जहां से उसने अपने दादाजी को कॉल कर यह कन्फेस किया कि उसने एक लड़की का मर्डर कर दिया है। आरव के दादाजी ने उसे प्यार से समझाया कि इसे भागने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए बेहतर होगा कि वह कर्नाटका आकर सरेंडर कर दे। आरव बीते 3 दिनों से 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तय कर चुका था और उसके पास अब ज्यादा पैसे भी नहीं बचे थे। वह मात्र 21 साल का लड़का था और आजकल ज्यादातर
21 साल तक के बच्चे अपने पापा के पैसों से ही पल रहे होते हैं। इसलिए अपने दादाजी की बात मानते हुए वह वापस कर्नाटक आ गया और 19 नवंबर की सुबह 4 बजे बेंगलुरु पुलिस ने देवनाहल्ली से आरव को अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने जब पूछताछ की तो उसने ये एक्सेप्ट कर लिया कि माया का मर्डर उसी ने किया है। लेकिन जब पुलिस ने इसके पीछे का मोटिव पूछा तो उसने यह कहकर बताने से साफ मना कर दिया कि उसका पर्सनल मैटर है। पुलिस लाख कोशिशों के बाद भी आरव से इस क्राइम के पीछे का मोटिव नहीं उगलवा पाई। लेकिन हकीकत क्या सामने आई वो इस कहानी के अंत में आपको खुद पता चल जाएगी। आरव का बॉडी लैंग्वेज और मेंटल स्टेट अनयूजुअल था। पहली बात तो यह कि वो खुद से सरेंडर करने आया था, यानी कि उसके दिल में कहीं ना कहीं डर बैठ चुका था। सेकेंडली केस के इंचार्ज डीसीपी ने पाया कि वो डरा सहमा बिल्कुल शांत और गुमसुम था। इसलिए पुलिस ने इस केस की तस्वीर को साफ करने के लिए इंटेरोगेशन को एक डिफरेंट एंगल और सवालों को एक डिफरेंट फॉर्मेट में बदल दिया। पुलिस पहले आरव को क्राइम सीन पर लेकर गई और फिर उसके और माया के रिलेशन और 23 नवंबर से 26 नवंबर के बीच उस बंद कमरे में हुए उस अपराध के बारे में पूछना शुरू किया, जिसके बाद पुलिस को इस केस की पूरी तस्वीर काफी हद तक साफ नजर आने लगी। आरव का जन्म केरला में हुआ था। उसके दादाजी आर्मी में थे और उन्होंने ही उसकी परवरिश की थी। बचपन में ही उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था। डिवोर्स के बाद वह अपनी मां के साथ रहता था। फिर उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली। इस सौतेले बाप से आरव को कोई प्यार नहीं बल्कि ट्रॉमा ही मिला। यह शादी भी ज्यादा दिन नहीं चली और उसका फिर से डिवोर्स हो गया। इसके बाद उसकी मां ने एक और शादी यानी तीसरी शादी कर ली। बस इसी के बाद आरव अपनी मां को छोड़ अपने दादाजी के साथ रहने चला गया। माया के मर्डर से सिर्फ 8 महीने पहले ही आरव और माया डेटिंग ऐप बम्बल के थ्रू एक दूसरे से मिले थे। माया उस वक्त बेंगलुरु में जॉब कर रही थी। आरव केरला में बीबीए की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन कई पेपर्स में फेल हो जाने की वजह से वो बीबीए क्लियर नहीं कर पा रहा था। माया ने उसे बेंगलुरु बुला लिया और वहीं पर एक प्राइवेट कंपनी में उसकी गर्लफ्रेंड माया ने ही जॉब लगवा दी। अब एक ही शहर में होने के चलते बेहद कम वक्त में दोनों का मिलना जुलना और नजदीकियां बढ़ना शुरू हो गई। तो इन दोनों का रिश्ता बाद में क्लोज रिलेशनशिप में बदल गया। दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा था कि तभी एक दिन आरव ने माया से लिव इन के साथ रहने के लिए कहा। आरव को लगा था कि इतने महीनों की रिलेशनशिप के बाद माया उसके साथ लिव इन में रहने के लिए राजी हो जाएगी, बट माया ने लिव इन में रहने से साफ मना कर दिया। माया का नेचर काफी एक्स्ट्रावर्ट, चीयरफुल एंड फ्रेंडली था। इसी वजह से उसका फ्रेंड सर्कल भी काफी बड़ा था। वहीं आरव के साथ बिल्कुल उल्टा था, वह उतना ही इंट्रोवर्ट था। उसका कोई दोस्त भी नहीं था, इसलिए बेंगलुरु में भी वह अकेला ही था। माया ही वह पहली लड़की थी जो उसकी जिंदगी में आई थी और उसकी एकमात्र दोस्त और प्यार थी। उसका बचपना और अपब्रिंगिंग माया के चाइल्डहुड और फैमिली से बिल्कुल ही अलग था। आरव को माया का फ्रेंड सर्कल और उस फ्रेंड सर्कल में उसके मेल फ्रेंड्स, जिसके चलते उसके मन में इनसिक्योरिटी बढ़ रही थी। इसी वजह से शुरू हुई रोक टोक अक्सर लड़ाई झगड़े में बदल जाती। माया अपनी बड़ी बहन के साथ रह रही थी और वो अपनी बहन को छोड़ आरव के साथ शिफ्ट होना नहीं चाहती थी, लेकिन आरव को इसके पीछे कुछ और ही वजह लगी। उसने पुलिस को यह बताया कि उसे माया पर शक था कि वो और भी लड़कों से बात करती है और डर था कि कहीं वो उसे छोड़कर ना चली जाए। इसी के बाद उसने माया से रिक्वेस्ट की कि कम से कम 1-2 दिन के लिए तो उसके साथ रुक सकती है। माया ने उसकी इस जिद को एक्सेप्ट कर लिया और एक दिन के लिए उसके साथ होटल में वक्त बिताने को राजी हो गई। माया ने अपनी बड़ी बहन से झूठ भी बोल दिया कि ऑफिस पार्टी के चलते वो रात को भी घर नहीं आ पाएगी। माया का यही फैसला उसके लिए काल बन गया। 23 नवंबर को चेक इन करते वक्त आरव और माया के बीच सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जब आरव रूम बुकिंग के लिए फॉर्मेलिटीज को और पेमेंट को कर रहा था तब माया पीछे सोफे में बैठी अपने फोन में बिजी थी। आरव ने पुलिस को बताया कि उस दिन भी वो किसी से मोबाइल में चैटिंग कर रही थी और यही उन दोनों के बीच झगड़े की शुरुआत बनी, क्योंकि उसने न सिर्फ माया पर सवाल उठाए बल्कि फोन को कम यूज करने की भी एडवाइस भी दी। दोनों में बहस शुरू हो गई, शब्दों की लड़ाई हाथापाई में बदल गई। आरव वैसे भी माया पर शक करता था
और अब उसके टोकने पर माया का ये रिएक्शन देख उसे अपने शक पर यकीन हो गया। उसके दिमाग में उबाल मारता हुआ यह गुस्सा और उम्र का यह पड़ाव आरव के दिमाग में जहर घोलने लगा और 23 नवंबर की शाम को ही उसने ऑनलाइन डिलीवरी ऐप से एक किचन नाइफ और नायलॉन रोप ऑर्डर करी। फिर उसी नायलॉन की रस्सी से पहले माया का गला घोंटा और फिर किचन नाइफ से कई वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में माया के सर और शोल्डर पर आई गहरी चोट का भी जिक्र है, जिससे यह साफ है कि माया ने आरव से फाइट बैक किया होगा। लेकिन यह सब बंद कमरे में हुआ, इसलिए किसी को इसकी खबर नहीं लगी। शुरुआत में तो इसे प्री प्लान मर्डर कहा जा रहा था, लेकिन अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि आरव माया को मारने के इरादे से नहीं लाया था। यही वजह थी कि रिसेप्शन के रजिस्टर में उसने अपनी सारी पर्सनल डिटेल सही फिल की थी। यहां तक कि मर्डर करने के बाद वह 2 दिन तक उसी कमरे में लाश के साथ रहा। आरव ने पुलिस को बताया कि उसे एहसास हो गया था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसलिए उन 2 दिनों में उसने उस नायलॉन की रस्सी से खुद की भी जिंदगी मिटाने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी हिम्मत जवाब दे जाती थी। जब 2 दिन में लाश से बदबू आने लगी तो पकड़े जाने के डर से वो 26 नवंबर की सुबह ही होटल से निकल गया। निकलते वक्त उसकी जेब में मात्र 1500 रुपए ही थे, जिस वजह से वह ज्यादा दिनों तक भाग नहीं सकता था। उसे पता था कि पुलिस पहले उसे बेंगलुरु और फिर उसके घर केरला में खोजेगी, इसलिए पुलिस को गुमराह करने के लिए पहले वो नॉर्थ कर्नाटका के रायचूर और फिर एमपी होते हुए यूपी के वाराणसी पहुंच गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है मारने की असली वजह क्या रही होगी? आप अपनी राय जरूर रखना। लोग यह भी बता रहे हैं कि असल में वो 21 साल का लड़का मासूम था और इनसिक्योर फील करता था। उसकी मां 3 बार शादी कर चुकी थी, जिससे उसे लगा कि जो भी पार्टनर बनता है एक ना एक दिन छोड़कर दूसरे पार्टनर बन जाता है, और इससे डर था कि माया भी इसे छोड़ किसी और की हो जाएगी, क्योंकि माया की फ्रेंड सर्किल बहुत बड़ी थी। इसलिए अचानक होटल के कमरे में कुछ बात हुई होगी, जिससे आरव ने उसी समय उसको खत्म कर दिया। हमारा एक इंपॉर्टेंट संदेश है जो सब तक शेयर जरूर करें। किसी के बुलावे पर जाने से पहले सुरक्षा के लिहाज से सब कुछ महत्वपूर्ण बातें सोचनी जरूरी है, ताकि आप खुद को सुरक्षित रख सके और किसी भी संभावित खतरे से बच सके। जैसे कि जिस व्यक्ति ने बुलाया है उसके बारे में अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अगर आप उससे पहले नहीं मिले हैं या उसका इतिहास साफ नहीं है तो पहले उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। यहां इस केस में आरव अपने मम्मी के डाइवोर्स के तनाव से गुजर रहा था, जो शायद लड़की को पता नहीं था। इसके अलावा जिस स्थान पर बुलावा आ रहा है वह सुरक्षित है या नहीं, अगर वह स्थान एकांत में है या अपरिचित जगह पर, तो आपको सतर्क रहना चाहिए। आप सीसीटीवी वाले मौजूद हर जगह पर ही किसी से मिले। सतर्क रहे, सावधान रहे। धन्यवाद। वंदे मातरम।